So hey my little mumchings, I'm back again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. And yeah, जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक न्यू जर्नी को शुरू करेंगे, एक न्यू सफ़र पर चलेंगे. तो here we are with a new journey. Okay, so first of all, I'm very very sorry कि मैंने आप लोगों को इतना वेट करा दिया. मैं कहूँ आपको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, बट आप लोग बहुत स्वीट हो, बहुत ज़्यादा. I mean, डेली एक ना एक पर्सन मुझसे कहता था कि मैं न्यू जर्नी को कब से शुरू करने वाली हूँ, या न्यू नॉवल, या फिर कुछ भी मैं कब से इस चैनल पर फिर से शुरू करने वाली हूँ. ऐसा नहीं था कि मैं कंप्लीटली कट आउट हो गई थी या बिल्कुल ही गायब हो गई थी हर बार की तरह. नहीं, मेंबरशिप में कुछ वीडियोस चल रही थी, जैसे इन द एमरेंस ऑफ माई लव वहाँ चल रहा है बीबी, एंड और भी जैसे कि यू आर माई स्काई भी वहाँ चल रहा है. एंड उसके अलावा हमारा फ्रॉस्टेड फ्लेक्स, माई गॉड फ्रॉस्टेड फ्लेक्स, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, वो भी चल रहा है. लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो इस वजह से वहाँ पर मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पा रही थी. चैनल के साथ कुछ दिक्कत थी, बट फिलहाल वो सॉर्ट आउट हो गई है, या कहूँ उससे कुछ ऑल्टरनेटिव मिल गया है. तो वो सारी बातें नहीं करते हैं. फिलहाल हम बात करते हैं एक नए सफ़र की. तो जैसे कि मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम कम्युनिटी में पूछा था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक न्यू नॉवल शुरू करना चाहिए या फिर हमारा पुराना नॉवल होल्ड मी बिफोर आई लॉस्ट को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए. तो होल्ड मी बिफोर आई लॉस्ट को मैं कंटिन्यू करना चाहती थी, बट उस नॉवल को मैंने बीच में बंद कर इन द एमरेंस ऑफ माई लव इसलिए शुरू किया था क्योंकि उस नॉवल पर काफ़ी रीच डाउन जा रही थी. मे बी आप लोगों को शायद वो स्टोरी पसंद नहीं आई थी, या कोई भी वजह हो सकती है, बट मैं चाहती थी कि अब एक नए न्यू चैप्टर को हम लोग शुरू करें एंड एक न्यू जर्नी शुरू हो जिसमें सभी लोग उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सके. पुरानी स्टोरी को जो लोग भूल गए थे या जो लोग नहीं चाहते थे उस स्टोरी को सुनना, उन लोगों के लिए भी कुछ नया हो, और जो लोग ऑलरेडी मुझे सुनना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी कुछ हो. तो कुछ ऐसा ही मैंने स्टार्ट किया है, मतलब फिर से शुरू करना चाहती हूँ. तो एक बार फिर से सबको कनेक्ट करना चाहती हूँ अपने चैनल पर वापस एक न्यू जर्नी के साथ. एंड बाकी बात रही होल्ड मी बिफोर आई लॉस्ट की, तो उसे मैं कंप्लीट करूँगी, बट मैंने सोचा है कि मैं उसको एक लॉन्ग वीडियो में बीच बीच में अपलोड कर दिया करूँगी जब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा. एक बार मेरा यू आर माई स्काई वेयर आई वांट टू फ्लाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं एक 2 आवर की लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी एंड उसको होल्ड मी बिफोर आई लॉस्ट को कंप्लीट कर दूंगी. ओके, या फिर सैटरडे संडे में किसी एक दिन मैं उसे अपडेट कर दिया करूँगी. सो जैसा भी मुझे कन्वीनियंट लगेगा, आई डू माई बेस्ट फॉर यू. ठीक है, तो इससे हमारा कोई भी चीज़ बीच में अधूरी नहीं रहेगी एंड बाकी सब लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे. ठीक है, ये एक अच्छा आई थिंक मुझे लगता है ठीक रहेगा, एक अच्छा सिचुएशन रहेगी. चलिए, तो अब इस सारी बातों को साइड करते हैं एंड फिलहाल अब स्टार्ट करते हैं बात नए नावल की. तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी में फिर से शेयर किया था कि नावल का नाम क्या है, तो नावल का नाम है वर्जिन सिम्फनी. अब जो भी इस नाम को डिकोड कर लेगा, मे बी वो शायद नावल को भी डिकोड कर ले, तो ये काम मैं आप पर छोड़ देती हूँ नावल के नाम को डिकोड करने के लिए, बाकी मुझे बताने के लिए भी कि आपको नावल का नाम कैसा लगा. बाकी इसकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एग्जैक्टली इस नावल में क्या होने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने दोनों किरदारों के बारे में बात करते हैं. तो हमारे 2 किरदार हैं, विजान शाओ एंड सेकेंड लान इबो. थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर देने वाली हूँ, या मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर. अब जिसको इसमें इंटरेस्ट ना हो तो थोड़ा सा स्किप कर देना वीडियो को, एंड मैं आपको टाइम स्टैम्प दे दूँगी कुछ देर के बाद कि कहाँ से वीडियो शुरू होगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं. फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ इसको सुन लीजिएगा, क्योंकि ये इस नावल के लिए भी और आगे आने वाले नावल के लिए भी बहुत ज़रूरी होने वाला है. तो चलिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ इस डिस्क्लेमर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 नाम के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो आप लोग जानते हो कि मैं अपने नॉवेल्स खुद लिखती हूँ. ठीक है, तो अब एक्चुअली मैं नेम यूज़ कर रही हूँ हमारे आइडियल के, जो कि रियल में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, झान एंड इबो. एंड ज़्यादातर फिक्शन एडिक्शन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने मॉडर्न नॉवेल्स के अंदर ज़्यादातर ही झान एंड इबो का नाम इस्तेमाल किया है, जो कि मैं इन द एमरेंस ऑफ माई लव से चेंज करने की ट्राई कर रही हूँ. इन द एमरेंस ऑफ माई लव में भी मैंने आपको शायद बोला होगा, याद होगा आपको, कि मैंने झान के नाम को विजान से ही शुरू किया था, बट वो एंड में आते आते झान ही हो गया. लेकिन इस बार मैं इस गलती को नहीं करूँगी, मैं विजान से ही शुरू करूँगी और विजान तक को ही एंड में लेकर जाऊँगी. आप भी प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा. लोग, हम लोग एक नावल शुरू करते हैं, इसका मतलब हम लोग एक जर्नी शुरू करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के साथ, जिन कैरेक्टर्स का इमेज आपके माइंड में हो. बहुत अच्छा होता है, आप लोगों को इमेजिन करने में और ज़्यादा अच्छा लगता है. बट कभी कभी जो नॉवेल्स होते हैं ना, जो जनरली रीड किए जाते हैं, उनमें जो थिंकर होते हैं वो अपनी खुद का एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, और जिनकी थिंकिंग को आप पढ़ते हैं, यानी कि जो रीडर्स होते हैं, वो खुद से अपनी इमेजिनेशन से उस कैरेक्टर को बिल्ड कर लेते हैं. ठीक है, तो उसी तरीके से मैं इस नावल के थ्रू एक नई चीज़ को शुरू करना चाहती हूँ. एंड धीरे धीरे कर मैं ऐसे भी नॉवेल्स आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी जिसके अंदर जहान या इबो नहीं होंगे. मैं जानती हूँ ये चीज़ बहुत सारे लोगों को बहुत अजीब लग सकती है. आई मीन, आप लोग ज़्यादातर वांगशन या ईजान की वजह से ही यहाँ आकर मुझसे जुड़े हो, बट मैं जस्ट अपने वर्क को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहती हूँ, जिसके अंदर मैं नॉवेल्स शेयर करूँ
बट उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो जो मेरे खुद के हों। ये बात मैंने आप लोगों से पहले भी कही थी जब मैंने मेंबरशिप शुरू की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इन वन के अंदर एक डायरेक्ट पूरी स्टोरी शेयर किया करूँगी जिसके अंदर मेरे खुद के बनाए हुए कैरेक्टर्स हुआ करेंगे। आप लोग जानते हो कि ये मेरी स्टोरीज़ होती हैं एंड मैं बस अपनी स्टोरीज़ को शायद थोड़ा और ब्रॉड करना चाहती हूँ, थोड़े और लोगों को भी इनमें ऐड करना चाहती हूँ। ऐसे लोग जिनको पता नहीं है ईज़ान क्या होता है, बट दे लव टू लिसन, ओके, दे आर लिसनर्स, उन्हें स्टोरीज़ पसंद आती हैं। मे बी LGBTQ कम्युनिटी के भी कुछ लोग होंगे जिन्हें पसंद आ सकती हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग जिसके अंदर सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो। एक टैग अलॉन्ग कर सिर्फ जहान या इबो का ही नहीं हो। तो मैं बस एक ट्राई करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, एक एक्सपेरिमेंट की तरह है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बट आई जस्ट ट्राई समथिंग एंड मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ इसमें मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आगे से जितने भी नॉवल आएंगे, कैरेक्टर्स के नेम को या तो मैं कम्प्लीटली चेंज कर दिया करूँगी या फिर धीरे धीरे कर चेंज करूँगी। जैसे कि विजान शाओ, जान से मैंने विजान कर दिया और लैन वांग इबो से हमने लान इबो कर दिया। जानती हूँ ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है मैंने, बात तो सेम ही रही। हम लोग अभी भी अपनी इमेजिनेशन के अंदर जान एंड इबो को ही इमेजिन कर रहे हैं। बट यहाँ ये चेंज करने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जान एंड इबो ने बहुत सारे ड्रामास किए हैं या वो लोग बहुत सारे कमर्शियल्स करते हैं, उस कमर्शियल या उस ड्रामा के अंदर जान एंड इबो का अलग कैरेक्टर नेम दे दिया जाता है। तो हम उसी कैरेक्टर नेम की वजह से या उसी कैरेक्टर नेम के थ्रू जान एंड इबो को देखते हैं उस कैरेक्टर के अंदर। जैसे कि वींग के अंदर हम लोग जान को देखते हैं एज अ वींग, ओके। तो वैसे ही मैं अपने नॉवल के अंदर जान एंड इबो को एक नाम दे रही हूँ जो थोड़ा सा उनके रियल नेम से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा अलग है, जिससे आप लोग भी एकदम से खुद को डिस्कनेक्टेड फील ना करें। मैं ये नहीं कर सकती, अचानक से नहीं कर सकती कि अचानक से मैंने एकदम से जान का नाम कोई और दे दिया। जैसे कि जान को बोल दिया मैंने शुये या फिर कुछ भी वॉटएवर, जो भी नाम आप लोग अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो, ऐसा कोई नाम दे दिया, वो मैं अचानक से नहीं कर सकती। इससे आप लोग डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। इसीलिए मैं धीरे धीरे करूँगी, धीरे धीरे करके चेंज करूँगी, जिससे आप लोग भी उसमें रनिंग में आ जाओ। एंड मेरा भी एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता है तो अच्छा, वेल एंड गुड। एंड अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं देखती हूँ आगे मैं और क्या कर सकती हूँ। बट मुझे अब जान एंड इबो से थोड़ा सा निकलना है एंड अपने खुद के कैरेक्टर्स को डेवलप करना है। एज अ राइटर मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना है, थोड़ा अपने सर्कल को ब्रॉड करना है। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो यही मुझे आप लोगों से कहना था एंड आप लोग की ओपिनियन भी इस बारे में जाननी थी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोग इस चेंज के लिए ओके हैं? ठीक है, ये गे नॉवेल्स ही होंगे। आई जस्ट लव BL एंड मैं BL नॉवेल्स ही शेयर करूँगी। बट कैरेक्टर्स के नेम्स या उनके जो इमेजिनेशन होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाती हूँ। अगर आप लोग इस बात के लिए भी एग्री हो कम्प्लीटली कि मैं नेम ही कम्प्लीटली चेंज कर दूँ, मैं इसी नॉवल से शुरू करूं, तो ये भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं पोल डालूंगी तो उस पोल में आप वोट कर सकते हैं, ठीक है, या अपनी कमेंट में अपनी ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। मैं बहुत ध्यान से पढ़ूंगी एंड आगे चलकर वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हमारी फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिक्शन एडिक्शन फैमिली आप लोगों की है। फिक्शन एडिक्शन मैंने नाम ही इसलिए रखा था कि हमें एडिक्शन है फिक्शंस का एंड हम फिक्शंस की दुनिया में जाकर बस सब कुछ भूल जाते हैं। एंड मैं आपकी ऑथर हूँ, नरेटर हूँ एंड मेरा काम होता है आपको उस दुनिया के अंदर ले जाकर पूरी तरीके से सब कुछ भुला देना। तो बस इस दुनिया में आप लोगों की ओपिनियन भी उतनी ही मैटर करती है जितना कि मेरी इमेजिनेशन एंड थिंकिंग इंपॉर्टेंट करती है। तो दैट्स ऑल, मुझे बस यही कहना था। एंड अब फाइनली हम बात करते हैं वर्जिन सिम्फनी के ऊपर। तो आखिरी नॉवल है क्या? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नॉवल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ये नॉवल बाकी सभी नॉवल से थोड़ा सा अलग है। मॉडर्न होते हुए भी थोड़ा सा ओल्ड है, आई मीन ओल्ड फैशन्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस नॉवल के अंदर कुछ क्लान्स हैं, कुछ क्लान्स हाई क्लान्स, एंड उन हाई क्लान्स की कुछ रॉयल फैमिलीज़ हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ है वो है यहाँ का टाइम पीरियड। ये एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है जो एकदम से जैसे मॉडर्न ज़माना नहीं है और ना ही एकदम से बहुत पास्ट पिछड़ा हुआ ज़माना है। ये एक बीच का टाइम है जहाँ ट्रांजिशन का टाइम है। मतलब हम लोग ओल्ड एरा से न्यू एरा में स्विच हो रहे हैं या फिर मूव हो रहे हैं, मतलब चेंजिंग फेज। बट ये चेंज सिर्फ इन रॉयल क्लान्स के अंदर ही है। चेंज दुनिया के किसी कोने में ऑलरेडी हो चुका है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चाइना अभी भी थोड़ा सा ओल्ड फैशनेबल है, लेकिन अमेरिका एंड जो यूरोप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन आ चुका है। वो लोग इंटरनेट के बारे में जानते हैं, वो लोग और भी बतेरी चीज़ों के बारे में जानते हैं जिसके बारे में अभी यहाँ के चाइना के जो लोग हैं वो थोड़े से अनजान हैं। ये कुछ इस तरीके की नॉवल है, इस तरीके का कुछ टाइम पीरियड है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। फिर भी अगर नहीं समझ पाए हों तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स एंड स्टोरी इज़ ऑल योर्स। धीमे धीमे कर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हुई टाइम पीरियड की एंड हमारे कैरेक्टर्स के नेम की।
अब बात करते हैं मेन स्टोरी प्लॉट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ओमेगा वर्स है एंड थोड़ा सा फैंटेसी से रिलेटेड है। फैंटेसी इन द सेंस ऑफ इसके अंदर हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, दो मेन कैरेक्टर, जिसके अंदर पहला है हमारा विजान शाओ। तो विजान जो है वो एक हमारा 9 टेल्ड फॉक्स है और वो शू क्लान से बिलोंग करता है एंड नो डाउट एक रॉयल फैमिली है, बट उतनी रॉयल नहीं है जितनी रॉयल हमारे सेकंड मेन लीड की फैमिली है, यानी कि लान ईबो की फैमिली है। तो लान फैमिली पूरे क्लान की, जितने भी क्लान्स इस नॉवल के अंदर हम लोग डिसाइड करेंगे या हम लोग सुनेंगे, उन सभी क्लान में सबसे ऊपर हायर रैंक रखती है एंड ऐसी फैमिली है जो बाकी सभी क्लान्स को लीड कर चलती है। यहाँ पर जो भी अल्फ़ा होता है, वो अल्फ़ा पूरे क्लान का एक मास्टर होता है, उन्हें रूल्स बताता है एंड उन्हीं के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो अल्फ़ा फॉलो करेगा। एंड ऑफ कोर्स लान फैमिली में दो अल्फ़ाज हैं, यानी कि दो जूनियर अल्फ़ाज हैं जो आगे चलकर उस हेड अल्फ़ा की चेयर पर बैठेंगे। एक तो हमारा शिचैन है एंड दूसरा हमारा लान ईबो है। अब शिचैन ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है चेयर पर बैठने के लिए नेक्स्ट अल्फ़ा की, बट लान ईबो वो एक जॉली पर्सन है, एक बहुत फन लविंग पर्सन है। हाँ, वो लान फैमिली के बाकी मेंबर्स की तरह है, बट कोई भी नहीं जानता कि रियलिटी में वो पर्सन कैसा है, क्योंकि वो बहुत छोटे सी उम्र में ही लान फैमिली से दूर पढ़ने के लिए जा चुका था, यानी कि अपनी मॉम के साथ वो फॉरेन में रहता है, स्टेट्स में, जहाँ उसकी मॉम लान फैमिली के बिजनेस को संभालती है। बट रियलिटी क्या है, नो वन नोज, एटलीस्ट फॉर नाउ। फिर लोग बातें करते रहते हैं जब भी उन्हें वक्त मिलता है, क्योंकि ये जिस तरीके के क्लान्स में रहते हैं वहाँ ये चीज़ बहुत अलग है कि एक ओमेगा किसी तरीके से अपने बच्चे को ले जाकर कहीं बाहर रहे, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन से थोड़ा सा खिलाफ है एंड ये पिछड़े हुए ख्यालात की तरफ भी जरा इशारा करता है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से जैसे कहा, ये टाइम पीरियड कुछ और है। इस टाइम पीरियड के अंदर अभी भी लोगों की सोच उतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं हुई है, ये लोग अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि एक ओमेगा एक तो बिना किसी अल्फ़ा के रहे, दूसरा एक ओमेगा एक अल्फ़ा के अलावा किसी और अल्फ़ा के साथ भी अपना रिलेशनशिप बनाए। एक ओमेगा घर के अंदर ही रह सकता है, वो काम भी करेगा तो सिर्फ अपने अल्फ़ा के नेम के साथ ही वो काम करेगा, उसी रूल को फॉलो करेगा जो उसके लिए उसके अल्फ़ा ने बनाए हैं या उसकी फैमिली ने बनाई हैं, जब तक कि उसकी किसी से शादी नहीं हो जाती। तो बिल्कुल वही चीज़ विजान के साथ भी है। विजान एक ऑर्फन था, उसे बचपन में अडॉप्ट किया गया जियांग फैमिली के थ्रू, लेकिन एक वक्त के बाद मैडम यू ने उसकी शादी को शू फैमिली के साथ फिक्स कर दिया। एंड यहाँ से आप स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर विजान की शादी हो जाती है शू फैमिली के फर्स्ट अल्फ़ा के साथ, बट सिर्फ एक दिन के लिए, यानी कि मॉर्निंग में उसकी शादी होती है एंड इवनिंग में वो विडोअर बन जाता है बिकॉज उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। एंड ये चीज़ विजान के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी एंड लोग उसे किस नज़र से देखेंगे आप लोग समझ सकते हैं। जिस सिचुएशन, जिस टाइम पीरियड की मैं बात कर रही हूँ, वो टाइम पीरियड में लोगों की सोच कितनी ज़्यादा पिछड़ी हुई हो सकती थी। सब लोग सिर्फ विजान को ही ब्लेम करते हैं, बट वो ये सब कुछ भी सुनता है, बर्दाश्त कर फिर भी चुप रहता है। बट ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसे पता है कि उसे खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है एंड वो खुद को प्रोटेक्ट कर भी रहा है। जैसे ही उसके हस्बैंड की डेथ हुई, उसने अपने हस्बैंड की पोस्ट को ऑप्ट कर लिया। उसका हस्बैंड एक स्कूल के अंदर प्रिंसिपल था, तो अब उसके हस्बैंड की जगह विजान प्रिंसिपल है वहाँ का। विजान वहाँ की सब चीज़, सारी फैसिलिटीज़ को संभालता है। वो एक ओमेगा हॉस्टल है एंड ये कोई ऐसा वैसा हॉस्टल नहीं है, एक बहुत हाई रेपुटेटेड हॉस्टल है एंड इसके बारे में बात लोगों के बीच में चर्चाएं चलती रहती हैं। तो इस पोस्ट पर बैठना अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। खैर, विजान इस पोस्ट को संभाल रहा है, पर उसके उलट ये उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके हस्बैंड को पास्ट हुए सिर्फ अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, वो उसी टाइम पीरियड के अंदर है। अकॉर्डिंग टू रूल विजान को पूरे 1 साल तक अपने हस्बैंड की डेथ के लिए, अपने हस्बैंड के लॉस के लिए मॉर्न करना है एंड विजान ये कर रहा है। वो पूरी तरीके से सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, सारे जितने भी बनाए गए हैं एक विडोअर के लिए, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर फॉलो करता है। जैसे कि उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, उसकी वो 9 टेल्स किस तरीके से होनी चाहिए, उसको क्या कॉस्ट्यूम पहननी चाहिए, किस तरीके से लोगों के सामने जाना चाहिए, ब्ला 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 सो ऑन। आपको इस नॉवल में आगे देखने को मिलेंगे। बहुत सारा ड्रामा है, ये मत सोचिए ये आपको थोड़ा सा विजान के ऊपर बहुत टॉर्चर होता हुआ आपको दिखाई देगा, नहीं, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली उसका कैरेक्टर कैसा है। एंड अब बात करते हैं हमने सेकेंड कैरेक्टर की, यानी कि लान ईबो की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लान ईबो स्टेट्स में रहता है अपनी मॉम के साथ, बट अब वो बड़ा हो गया है एंड उसकी ड्यूटीज़ उसे वापस बुला रही हैं चाइना में, उसे वापस लौटना होगा। ना चाहते हुए भी लान ईबो को यहाँ आना ही पड़ता है एक फैमिली फंक्शन में, जहाँ उसके भाई को उसकी ज़रूरत थी, जहाँ उसका भाई अब हायर चेयर पर बैठने वाला है अल्फ़ा की, बिकॉज उसकी फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है एंड अब उसके भाई को चेयर ऑप्ट करनी होगी एंड उसके
साथ देने के लिए, उसका हाथ बटाने के लिए लान ईबो को भी यहाँ आना होगा। फाइनली लान ईबो यहाँ चाइना लौटता है, पर जिस तरीके से वो स्टेट्स में रह रहा था वैसा यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ के रूल्स रेगुलेशन से समझने बहुत मुश्किल है। जो सब कुछ भी यहाँ देख रहा है वो बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है। लान ईबो अपने आप में एक बहुत कनिंग पर्सन है, वो एक मैनिपुलेटर है। उसे पता है कि उसे कहाँ कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है एंड कहाँ कैसे सिचुएशन को अपने फेवर में लेकर आना है, एंड वही चीज़ यहाँ आकर भी करता है। जो लान ईबो खुद को दिखाता है, यानी कि एक लैन फैमिली के मेंबर की तरह, जो कि बहुत सफिस्टिकेटेड होते हैं, रूल्स के बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, उनके अपनी जो थ्योरी होती है ओमेगास को लेकर, अपने लाइफ पार्टनर्स को लेकर, लान ईबो बिल्कुल वैसा ही रिप्रेजेंट करता है खुद को। बट इन रियलिटी वो कितना ज़्यादा ऑपोजिट है, नोबडी नोज। बस लान ईबो नोज चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, वो मास्टर है इस चीज़ के अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बताना भूल गई, लान फैम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विजान एक 9-tailed फॉक्स है, वैसे ही लान ईबो एक विजार्ड है। ये कहो पूरा लान क्लान ही जादूगरों से भरा पड़ा है, जहाँ एक से बढ़कर एक जादूगर है एंड उनकी पावर्स का कोई तोड़ नहीं है। सबके पास अपनी खुद की पावर्स है, पर वो बात अलग है, किसी को भी नहीं पता किसके पास कौन सी पावर है, क्योंकि वो लोग बहुत सिक्रेटिव है। वो लोग अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करते सिवाय उनके ओमेगा पार्टनर के। तो सब कुछ मैंने आपको ऑलमोस्ट समझा दिया है, स्टोरी का थोड़ा प्लॉट लाइन समझा दी है। तो फाइनली अब स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। लेट्स स्टार्ट कि क्या होगा जब विजान, शाओ एंड लान ईबो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, क्योंकि दोनों ही अलग दुनिया से ताल्लुकात रखते हैं। पर जब दोनों की दुनिया एक हो जाएगी और एक ही दुनिया में दोनों एक दूसरे से बार बार आमने सामने आएंगे, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? जानते हैं स्टोरी में क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू जर्नी, न्यू बिगनिंग विद द नेम ऑफ वर्जिन सिम्फनी। एंड हाँ, ये एक रॉयल ओमेगावर्स फैंटेसी स्टोरी है, डोंट फॉरगेट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। एक खूबसूरत आलीशान महल, उस महल का वो एक बड़ा सा आंगन, उस आंगन में जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। वो फूल बहुत सारे रंगों के हैं, पर अभी उदास हैं, मायूस हैं। उस फूलों के उस खूबसूरत से बगीचे को छोड़कर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ सीढ़ियाँ नज़र आ जाएंगी, जिन सीढ़ियों के किनारे पर कुछ गार्ड खड़े हुए हैं। वो अक्सर खड़े रहते हैं, पर आज कुछ मायूस से लग रहे हैं, सबकी निगाहें झुकी हुई हैं। थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो उस बड़े से महल का शायद ड्राइंग रूम नज़र आ जाएगा। अंदर दाखिल होते के साथ ही सन्नाटा आपका स्वागत करता है, और ये सन्नाटा पिछले कुछ लंबे वक्त से यहाँ पसरा हुआ है, पर आज शायद कुछ ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग फैमिली टेबल पर बैठे हुए हैं, पर एक कुर्सी खाली है। और जो कुर्सी खाली है वो शख्स के बारे में बता रही है जो इस दुनिया में नहीं है, जिसे इस फैमिली ने खो दिया है, जो इस फैमिली का यंग अल्फा था, यंग फर्स्ट अल्फा। 1 साल पहले सब लोग कितने खुश थे ना, कितने खुश जब वो शादी हुई थी, क्योंकि उस दिन से ही एक न्यू जनरेशन शुरू होने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो शादी का दिन शायद आखिरी दिन बनकर रह गया, क्योंकि उस दिन के बाद से आज के दिन तक इस घर में सिर्फ मनूसियत और मायूसी ही छाई रहती है। कोई किसी से कुछ भी नहीं बोलता। आज इस डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी सब लोग बस एक दूसरे से नजर चुरा रहे हैं, या एक दूसरे के लिए नफरत भर कर एक दूसरे को देख रहे हैं। उनका बस चलता तो यहाँ एक साथ एक टेबल पर बैठते भी नहीं, पर आज हेड ऑफ द फैमिली ने उन्हें यहाँ बुलाया है, तो उन्हें यहाँ आना ही होगा बाय हुक और बाय क्रॉक, और यहाँ बैठना ही होगा खामोशी से, क्योंकि यही रूल कहता है और वो सब लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि एक रूल ये है कि जब तक अल्फाज चेयर पर बैठे होंगे, उनके ओमेगा पार्टनर्स उनके बगल में खड़े होंगे, वो बैठ नहीं सकते। एक साथ ओमेगा और अल्फा को टेबल पर बैठने की इजाज़त नहीं है, वो भी तब जब हेड ऑफ द पर्सन, हेड ऑफ द फैमिली चेयर पर बैठा होगा। यही डेकोरम है एंड यही सबको मेंटेन करना है। जब फैमिली हेड बोलेगा तो सब लोग उसे सुनेंगे, किसी को भी बोलने की इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि ओमेगाओं को अपनी निगाहें उठाने तक की इजाज़त नहीं है, तब तक जब तक कि उन्हें बुलाया ना जाए हेड ऑफ द फैमिली के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ जब हेड ऑफ द फैमिली चेयर पर बैठा है तो बाकी सबको फैमिली मेम्बर्स को वहाँ प्रेजेंट होना होगा। कोई भी जना ना तो लेट होगा टाइम से और ना ही एब्सेंट होगा। पर आज कुछ अलग है, आज 1% एब्सेंट है, कहो लेट है,
एंड उसी की वजह से माहौल बहुत गर्माया हुआ है। सब लोग गुस्से में हैं, सब लोग उसी पर्सन को जैसे ब्लेम कर रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, पर वो आवाज़ नहीं निकाल सकते, इसीलिए वो बस सर झुकाकर वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। पर आखिर कब तक? फाइनली एक पर्सन ने अपनी चॉपस्टिक्स को वहीं साइड में रखा एंड देन सामने बैठी हुई उस हेड पर्सन की तरफ देखकर कहा, मदर, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमें यहाँ इस तरीके से बैठकर उस शख्स का इंतज़ार करना चाहिए? हमें और भी काम है, क्या हम जा सकते हैं? ये कहते हुए वो सिर्फ अपनी माँ को देख रहा था, इस फैमिली की एल्डर अल्फा कैन से हेड ऑफ द फैमिली। पर अफसोस उस एल्डर अल्फा ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने अपनी नज़र तक उठाकर नहीं देखी एंड उसके लिए ऐसा था जैसे कि उस शख्स ने कुछ कहा ही नहीं। अब टेबल का माहौल और ज़्यादा अजीब हो गया था, सब लोग और ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे, सफोकेटेड नज़र आ रहे थे, क्योंकि धीमे धीमे कर उस यंग अल्फा ने अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करना शुरू कर दिया था, जो सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक था। एंड ये चीज़ जैसे ही उस एल्डर अल्फा को महसूस होती है, शाओलिन ने अपनी चॉपस्टिक को नीचे रखा एंड अपनी प्लेट के साइड में रखे हुए नैपकिन से अपने फेस को वो साफ करने लगी। बट उसकी वो शार्प निगाहें उस यंग अल्फा के ऊपर आकर अब टिक गई थी एंड उन निगाहों को देखकर एक वो यंग अल्फा थोड़ा सा सकपका जाता है, बट वो इस वक्त बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो भी सामने की तरफ देखने लगा। एंड उसका ऐसा जेस्चर देखकर उसके बगल में खड़ी हुई उसकी ओमेगा पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसका अल्फा गलती कर रहा है, इसका पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हार्श हो सकता है या फिर उसको मिल सकता है। इसीलिए वो बस प्रे कर रही थी कि उसका अल्फा रुक जाए, बट वो अल्फा रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। शाओलिन ने कहा, तो तुम कुछ कह रहे थे? ये कहते हुए उसकी आवाज़ बहुत डार्क थी, इतनी ज़्यादा डार्क कि बाकी सब लोग एकदम से सकपका गए। पर उस यंग अल्फा ने अटकते हुए कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ मदर कि आपको उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि आपको उसे हमारी फैमिली में हमारे साथ बैठने का इनविटेशन भी नहीं देना चाहिए, उसे आपको हमारी फैमिली से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो, पर इससे पहले कि आगे कुछ भी वो यंग अल्फा कह पाता, एकाएक वो एल्डर लेडी ने तुरंत अपनी एक टेल को लंबा किया एंड उस टेल से उस यंग अल्फा को पूरी तरीके से ग्रैब कर लिया। वो यंग अल्फा अपनी सांसों के लिए जैसे कि तड़पने लगा एंड वो बस अपने आप को फड़फड़ाता हुआ उस एल्डर अल्फा से जैसे भीख मांग रहा था। एक ही पल में माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था एंड सब लोग सिर्फ डर गए। तभी एक और अल्फा ने कहा, मदर प्लीज़ मत कीजिए, वो मर जाएगा, प्लीज़ मदर शांत हो जाइए। तभी उस यंग अल्फा की उस ओमेगा ने तुरंत उस एल्डर लेडी के सामने झुकते हुए कहा, मर्सी प्लीज माँ, मर्सी प्लीज मेरे अल्फा को छोड़ दीजिए, मेरे अल्फा को छोड़ दीजिए। ये कहते हुए वो बस ज़मीन पर बैठकर जैसे मिन्नतें करने लगी एंड एट लास्ट वो एल्डर लेडी उस इंसान को छोड़ देती है, पर अधमरी हालत ऑलरेडी उसकी हो चुकी थी। वो यंग अल्फा सिर्फ लंबी लंबी सांसों को लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था एंड जैसे ही वो ज़मीन पर गिरता है, उसकी ओमेगा उसे तुरंत थाम लेती है एंड उसे संभालने की वो भी कोशिश करने लगती है। पर शाओलिन अब खड़ी हो चुकी थी, उसने अपनी डार्क आई से सबकी तरफ देखकर कहा, क्या किसी और को भी कुछ कहना है? क्या किसी और को भी मेरे फैसले के खिलाफ जाना है? जैसे ही शाओलिन ने कहा, एक सबकी निगाहें झुक गई, सब लोग सिर्फ खामोश हो गए थे एंड शाओलिन को उसका जवाब मिल गया था। शाओलिन ने तुरंत अपना हाथ वहीं टेबल पर पटकते हुए कहा, आखिरी वार्निंग है, आखिरी वार्निंग सबके लिए, अगर किसी ने भी उसे परेशान किया या एक भी शब्द कहा, उसे हर्ट किया, तो याद रखना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्या सबको समझ आ गया? ये कहते हुए शाओलिन ने एक बार फिर से अपना हाथ टेबल पर पटका एंड उसका वो अल्फा फॉर्म पूरी तरीके से अब विजिबल था। उसकी वो 9 टेल फॉक्स हर तरफ जस्ट लहरा रही थी एंड सबको कह रही थी किसी ने भी एक भी ऑब्जेक्शन किया तो वो उसी को उसी वक्त ग्रैब कर लेगी। पर शायद उसका ओमेगा यहाँ कुछ कह सकता था, इसीलिए उसकी ओमेगा ने बहुत धीमे से अपने मेट की तरफ देखा एंड धीमी आवाज़ में कहा, अल्फा। जैसे ही ओमेगा ने अपने मेट को पुकारा, एक उस अल्फा की निगाहें सामने की तरफ घूम जाती हैं। शाओलिन ने कुछ भी नहीं कहा, वो सिर्फ अपने मेट को देख रही थी एंड उसके ओमेगा ने बहुत सॉफ्ट एंड पोलाइट वॉइस का इस्तेमाल करते हुए कहा, आखिर तुम मुझसे इतना फेवर क्यों करती हो? हाँ, उसकी वजह से हमारा, पर इससे पहले कि जो जुआ कुछ और कह पाता, एक शाओलिन ने कहा, उसकी वजह से क्या? हाँ, तुम्हें कुछ कहना है? जोजुआ ने थोड़ा गल्प किया क्योंकि वो भी अपने अल्फा के फेरोमोन्स को महसूस कर पा रहा था, पर उसने हिम्मत कर कहा ही,
उसकी वजह से मैंने अपना बेटा खोया है। शाओलिन ने कहा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उसकी वजह से हमने हमारा बेटा खोया है? जोजुआ इस बात पर चुप हो जाता है एंड वो बस सिर्फ शाओलिन को देखने लगता है। शाओलिन ने अपने आप को सीधा स्ट्रेट खड़ा किया एंड देन अपने कदमों को आगे बढ़ाया। वो अपने ओमेगा के पास पहुंची एंड देन उसने अपने ओमेगा की आंखों में आंखें डालकर कहा, वजह चाहे जो भी रही हो, मैं उसके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगी और ये बात तुम पर भी लागू होती है, समझ आया ओमेगा? ये कहते हुए शाओलिन ने अपनी डार्क वॉइस का इस्तेमाल किया एंड डार्क आइज का, एंड ये चीज़ महसूस होते के साथ ही जोजुआ की पूरे नीज वीक हो गए। वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस करने लगा खुद को, लेकिन वो सिर्फ शाओलिन की तरफ कूद रहा था। उसने कहा, मैंने अपना बेटा खोया है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। जब तक मैं रहूँगा तब तक। इससे पहले कि आगे जोजुआ कुछ और कह पाता, शाओलिन ने एकाएक जोजुआ को कम्प्लीटली अपनी एक टेल से ग्रैब कर लिया एंड देन उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि जब तक मैं हूँ उसे कुछ नहीं होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जोजुआ ने कहा, और वो क्यों? इस सवाल का जवाब तो मुझे, ताकि वो मेरे लिए भी 1% बर्दाश्त करने के काबिल हो सके। तुम उसे बर्दाश्त कैसे करती हो, ये जानते हुए भी कि उसके आते के साथ ही हमारा बच्चा हमसे छिन गया? वो मनहूस है, मनहूस। जोजुआ! ये कहते हुए शाओलिन बहुत जोर से चिल्लाई थी, बहुत ज्यादा जोर से, इतनी तेज कि अगल बगल लगे हुए जो कांच के शैंडिलियर्स थे वो भी एकदम से टूट गए। पर तभी अचानक से कुछ और गिरने की भी आवाज़ हुई थी एंड वो आवाज़ शायद गेट से आई थी। जो भी चीज़ रिजान के हाथ में थी वो बस जमीन में गिर गई एंड बस सामने की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, बस सामने की तरफ देख रहा था एंड जहाँ तक हो सकता है उसने सारी कॉन्वर्सेशन सुन भी ली होगी, पर ये कुछ अलग नहीं था। वो अक्सर आए दिन ये सब कुछ सुनता रहता है एंड 1 साल से लोग उसके साथ इसी तरीके का बिहेव कर रहे हैं एंड उसे यही कहकर पुकारते हैं, तो ये चीज़ उसके लिए नई नहीं थी। पर हाँ, उसकी आंखें बहुत ठंडी हो गई थी। वो बस सामने की तरफ देख रहा था एंड उसकी प्रेजेंस को महसूस होते के साथ ही शाओलिन ने एकाएक जोजुआ को बस छोड़ दिया, जो भाई ज़मीन पर अपनी सांसों को जैसे हासिल करने के लिए कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ शाओलिन ने एकाएक रिजान की तरफ देखकर कहा, हो माय बेबी, तुम आ गए, कब मम्मा के पास आओ। ये कहते हुए उसे अपना हाथ खोल दिया। वहीं दूसरी तरफ रिजान सिर्फ अपनी मुट्ठियों को भींचता है, वो बस नोट करता है एंड देन आगे आ जाता है। उसने हर रोज़ की तरह ही अपना आउटफिट पहना हुआ था, वही काले रंग का लिबास जो ऊपर से नीचे तक काला था, जिसने उसे पूरी तरीके से ढक रखा था। उसके वो लॉन्ग हेयर्स उसकी कमर तक आ रहे थे। अपनी पूरी नेक को उसने एक लेदर बेल्ट से या कहो लेदर कॉलर से कवर कर रखा था, जहाँ से उसकी सेंट ग्लैंड बिल्कुल भी नजर ना आए। वहीं दूसरी तरफ उसने अपने हाथों को भी लगभग कवर ही कर रखा था, जहाँ उसने अभी भी अपने हाथ में वो बैंड पहना हुआ था, मॉर्निंग बैंड, जो उसने 1 साल से पहन रखा है, जब से उसका हस्बैंड उसे छोड़ कर गया है। रिजान के पीछे उसकी 2 हाउस हेल्प्स खड़ी हुई थी, शियान और योई। योई रिजान को उसकी शादी के बाद यहाँ इस शू फैमिली से दी गई थी एंड शियान रिजान की बचपन की दोस्त की तरह है। वो जियांग फैमिली से रिजान के साथ यहाँ पर आई एंड शायद वही एक शख्स है जो रिजान को थोड़ा बहुत समझ सकती है, थोड़ा बहुत जानती है। उसके अलावा शायद कोई भी नहीं रिजान को समझ सकता और नहीं जान सकता है। एंड फिलहाल वो बस डर के मारे अपने तरफ देख रही थी, क्योंकि उनके मास्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इतने सारे अल्फाओं के बीच में खड़ा होना एंड उन सब की इतनी ज़्यादा हार्टफुल केस को बर्दाश्त करना। पर शायद रिजान को अब इसकी आदत हो गई है, इसीलिए वो सबको नज़रअंदाज करता हुआ सिर्फ शाओलिन की तरफ देख रहा था, या अपना सर झुकाकर वो वहाँ खड़ा था, क्योंकि देखने की इजाज़त तो किसी को भी नहीं थी एंड ये रूल रिजान पर भी लागू होता है। पर शाओलिन ने मुस्कुराते हुए रिजान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया एंड धीमे से उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। रिजान इस बात पर थोड़ा सा फ्लिंच कर जाता है, उसकी बॉडी और ज़्यादा स्टिफ हो जाती है एंड ये चीज़ खुद शाओलिन ने भी महसूस किया एंड ये देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज़्यादा बड़ी हो जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ बाकी सब लोग और ज़्यादा नफरत से रिजान की तरफ देख रहे थे एंड सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, स्पेशली वो यंग अल्फा जिस पर अभी अभी शाओलिन ने अटैक किया था। वो तो घूर रहा था जैसे कि अभी उसे मौका मिले तो वो रिजान को चीर फाड़ कर अलग करते एंड यही हाल उसकी ओमेगा पार्टनर का भी था, जो रिजान को सिर्फ घूर रही थी। पर उसके उलट एक रिजान ने नोट करते हुए कहा, आई एम सॉरी मदर, मैं लेट हो गया। शाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा,
हो कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ये सब लोग तो सिर्फ कहते रहते हैं, इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है ना, एंड ये नहीं जानते कि इतने बड़े हॉस्टल को संभालना कितना मुश्किल है, और तुम ये काम बहुत बखूबी करते हो। बाय द वे, आज की रिपोर्ट कैसी है? सब लोग वहाँ ठीक है ना? ठीक है। तो वे शाओलिन बस विजान के कंधे को हल्का सा सहला रही थी, एंड उसके ऐसा करने से विजान और ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बॉडी को पूरी तरीके से स्टिफ किया एंड देन धीमी आवाज़ में कहा, सब कुछ अच्छा था मदर, और सब लोग सही हैं। मैंने सभी ओमेगाओं को उनके घर के लिए भेज दिया है सिक्योरली, एंड सभी लोग विंटर वेकेशन के बाद वापस भी आ जाएंगे, तो आप चिंता मत कीजिए। ये कहते हुए विजान अभी भी नीचे की तरफ देख रहा था, लेकिन वो अपनी सारी रिपोर्ट सामने खड़ी हुई इस लेडी को दे रहा था। शाओलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है अच्छा है। ये कहते हुए शाओलिन फाइनली विजान के कंधे से अपना हाथ हटाती है एंड वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है, एंड उसके बैठते के साथ उसने बाकी सब की तरफ नजरों को घुमाया एंड धीमी आवाज़ में कहा, बाकी सब लोग भी बैठ जाओ एंड रिलैक्स हो जाओ, अब हमें एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। एंड आई थिंक आप लोगों को पहले ही पता होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। विजान, तुम भी बैठ सकते हो, बैठ जाओ। बाकी सारे ओमेगा भी अपने अल्फा पार्टनर के साथ बैठ सकते हैं। ये कहते के साथ ही जैसे ही शाओलिन ने सबकी तरफ देखा, सबकी निगाहें बस थोड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि शाओलिन सबको बैठने के लिए इस तरीके से कहे। बट खैर, शाओलिन ने अब कह दिया है तो एट लास्ट सब लोग बैठ जाते हैं। उस टेबल पर माहौल हद से ज़्यादा टेंस था, इतना सफोकेटिंग था कि विजान भी इस सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन जरा भी नहीं बदले। हाँ, उसकी निगाहें बिल्कुल भी उठ नहीं रही थी, लेकिन उसने अपने हाथों को बस टेबल पर रख दिया था, जैसे कि वो अटेंटिवली सुन रहा हो कि लोग क्या कहना चाहते हैं। पर वो अभी भी कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहा था उन तीखी निगाहों को जो उस पर टिकी हुई हैं, बहुत बहुत ज़्यादा गहरी और नफरत से भरी हुई निगाहें। खैर, शाओलिन ने तुरंत विजान एंड बाकी सब की तरफ देखकर कहा, तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि लान फैमिली की तरफ से हमें इनविटेशन आया है। जैसे ही शाओलिन ने एक सबकी आंखें बड़ी हो गई एंड चमकने लगी, तभी शू फैमिली की एक एल्डर ओमेगा ने कहा, माँ, फिर तो हमें भी जाना होगा ना। क्या मेरा वहाँ पर कुछ हो सकता है? ये कहते हुए मुस्कुराते हुए अपनी माँ की तरफ देख रही थी। शाओलिन की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गई। उसने उस ओमेगा की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा भी कुछ हो सकता है? इसका क्या मतलब है? लियन, तुम क्या कहना चाहती हो? ये कहते हुए वो लियन को देख रही थी। लियन ने कहा, माँ, आप तो जानती है ना, मैंने सुना है कि सेकेंड अल्फा वापस आ रहा है उस फैमिली का, एंड वो बहुत हैंडसम है। ये कहते हुए जैसे ही लियन आगे कुछ भी कहती, एक जोजुआ ने अपना हाथ वहीं पटकते हुए कहा, लियन, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नाम की चीज है? तुम क्या बोल रही हो? हाँ, यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी माँ यहाँ बैठी हुई है, और तुम बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? अपने अल्फा के बारे में इस तरीके से बातें कर रही हो? किसी और इंसान के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हो भी कैसे सकती हैं? कैसे? ये कहते हुए जोजुआ सिर्फ अपनी बेटी को घूर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लियन थोड़ी सी खामोश हो जाती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि मेरी उम्र नहीं हो रही। हाँ, मुझे भी तो अपना अल्फा चाहिए होगा ना, एंड वैसे भी वहाँ पर जाकर बहुत सारे लोगों को अपना अल्फा मिल जाता है, तो मुझे उम्मीद करने में क्या बुराई है? मतलब लैन फैमिली का सेकंड अल्फा आ रहा है, एंड उसके आने के लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है। सब लोगों के बीच में सिर्फ यही बात है कि हो सकता है कि आज के दिन वो सेकंड अल्फा किसी को चूज कर ले अपने लिए, एंड अगर वो मुझे चूज कर लेगा तो हमारी फैमिली के लिए तो ये बहुत अच्छा है ना। सोचिए ना, शू फैमिली का रिलेशनशिप और ज़्यादा कितना अच्छा हो जाएगा हमारी लैन फैमिली के साथ। जैसे ही लियन ने ये कहा, एक जजुआ ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, हमारा रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो शीलियान के कज़न ब्रदर्स हैं, एंड तुम्हें क्या लगता है शीलियान क्या सोच रही होगी इस बारे में? शीलियान, ये कहते हुए वो शीलियान की तरफ देखने लगा जो ऑलरेडी लियन की तरफ घूर रही थी। शीलियान ने एक कनिंगली मुस्कुराहट देते हुए कहा, खैर जोजुआ, इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, एंड ये बात तो उसने बिल्कुल सही कही। लियन अगर अपना रिलेशनशिप लैन फैमिली के साथ जोड़ लेती है तो ये हमारी फैमिली के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। जोजुआ ने कहा, अल्फा क्या बोल रही हो? तभी लियन ने कहा, जब मैं बोलूं तो किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है, समझ आया? ये कहते उसने जोजुआ की तरफ देखा, एंड जोजुआ सिर्फ अपने दांत पीसते हुए अपने आप को चुप कर लेता है। बाकी वो अभी सिर्फ लियन एंड शीलियान की तरफ घूर रहा था। तभी शीलियान ने कहा, खैर, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी ओमेगा हमारी फैमिली के अंदर हैं सब लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप होंगे। ये कहते हुए उसने बाकी सभी ओमेगास की तरफ भी देखा जो अभी तक अनमेटेड हैं, एंड वो सब लोग बस आगे शीलियन की तरफ देख रहे थे। शीलियन ने कहा, समझ आया तुम सब लोगों को? कोशिश करना कि सेकंड लैन तुम में से किसी एक को चूज कर ले, बेशक अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाने के लिए ही सही।
शू फैमिली का एक मेंबर वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। लियन, तुम खास तैयारी करो। एंड हाँ विजान, ये कहते हुए उसने विजान की तरफ दिखाया। क्या विजान की हाथ जैसे फिर से बंद गए। उसने सिर्फ नोट करते हुए कहा, जी माँ। शिलियन ने कहा, बेटा जाना तो तुम्हें भी पड़ेगा पर ख्याल रखना। ये कहते हुए उसने विजान को देखा। विजान ने कहा, माँ जाना ज़रूरी है क्या? इस बात पर शिलियन की आवाज़ थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। उसने कहा, तुम्हें मेरे शब्द समझ नहीं आए? शिलियन की इतनी ठंडी आवाज़ सुनते के साथ ही विजान ने तुरंत नोट करते हुए कहा, माफ़ कीजिए माँ, मैं तैयार हो जाऊंगा। शिलियन ने कहा, दैट्स लाइक माई बॉय। तो तैयार हो जाना। वैसे भी मैं किसी और को मौका नहीं देना चाहती कि कोई ये कहे कि मैं एक बहुत बुरी इन लॉ हूँ, क्योंकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छे से रखती हूँ, एंड खासकर जब वो मेरे बेटे का मेट हो। खैर, मैंने अपना बेटा तो खो दिया है, पर तुम हो ना, तुम हो मेरे बेटे की जगह, तो हर जगह तुम्हें जाना ही होगा। जहाँ जहाँ मेरे बेटे को जाना ज़रूरी है वहाँ वहाँ तुम जाओगे। एंड वैसे भी बहुत जल्द 1 साल पूरा हो जाएगा, एंड मुझे 1 साल के बाद मैं तुम्हारी शादी हमारी फैमिली के किसी और मेंबर के साथ करा दूंगी। एंड तुम एक बार फिर से मेरी फैमिली की सन इन लॉ हो जाओगे। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। ये कहते हुए एक बार फिर से शिलियन ने विजान के कंधे पर हाथ रख दिया था। एंड ये सुनते के साथ ही विजान की मुट्ठियाँ और कसकर बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा कसकर। ऐसा लग रहा था जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, पर उसने अपनी निगाहों को नहीं उठाया। एंड शिलियन की बातें सुनते के साथ ही बहुत सारे अल्फाओं की, जिनकी निगाहें बहुत देर से विजान पर टिकी हुई थी, उनकी निगाहों में लस्ट साफ नजर आ रही थी। एंड वो बस विजान को जैसे घूर रहे थे। तभी शिलियन के बगल में बैठे हुए उसके सबसे छोटे बेटे ने कहा, माँ क्या मेरा भी चांस हो सकता है? ये कहते हुए वो मुस्कुरा रहा था एंड विजान की तरफ देख रहा था। शिलियन ने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा एंड देन मुस्कुरा कर कहा, तुम कुछ कह रहे हो? शुयांग ने कहा, माँ मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि। तभी शिलियन ने कहा, अपना खाना खाओ जब तक खा सकते हो, वरना अगर मुझे गुस्सा आया तो। ये कहते हुए शिलियन सिर्फ अपनी डार्क आई से शुयांग की तरफ देख रही थी। शुयांग सिर्फ चुप हो जाता है। उसने सिर्फ अपने खाने के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया एंड देन विजान से अपनी निगाहों को हटा लिया। तभी शिलियन ने कहा, चलो सब लोग तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि फंक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। शू फैमिली वहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करनी होगी बहुत अच्छी तरीके से। मैं नहीं चाहती किसी को कोई भी मौका मिले कुछ भी कहने का। तो विजान जाओ, तुम्हें अपने कमरे में जाकर तैयार होना शुरू हो जाओ, ठीक है? कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे आकर कुछ भी कह सकते हो। बाकी चलो सब। ये कहते के साथ ही शिलियन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी। एंड उसके खड़े होते के साथ ही बाकी सब लोग भी सिर्फ सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। एंड लगभग 10 मिनट के बाद ही सब लोग वहाँ से बस अपने अपने कमरों की तरफ चले गए थे। विजान भी बस जाने ही वाला था शियान और यूई के साथ। कि तभी पीछे से एक शिलियन ने कहा, विजान अपनी जगह पर रुक गया। शिलियन ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम ये पहनकर फंक्शन में शामिल हो। ये कहते हुए शिलियन एक बैग को उठाकर विजान के पास लेकर आती है एंड उसके हाथों में रख देती है। विजान बस कंफ्यूजन में उस बैग की तरफ देख रहा था, उसे समझ नहीं आया। तभी शिलियन ने कहा, तुम ये पहनकर वहाँ जाओगे, वैसे तो तुम्हारा रंग फिक्स ही है, ये सोसाइटी के रूल्स है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे अच्छे दिखो, मतलब किसी चीज़ की कमी तुम्हें नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम्हें पसंद आएगा। हाँ, ये कहते हुए शिलियन सिर्फ विजान की तरफ देख रही थी, पर विजान की आंखें उस बड़े से वाइट बैग की तरफ टिकी हुई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। शिलियन ने कहा, तुम्हें पसंद नहीं आया? विजान ने तुरंत नोट करते हुए कहा, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए, मैं वैसे पहनकर जरूर वहाँ जाऊँगा। ये कहते हुए विजान ने सिर्फ अपना सर झुका लिया था। शिलियन ने कहा, मैंने कितनी बार कहा है मेरे सामने इस तरीके से मत झुका करो, मतलब जाओ अपने कमरे में जाओ, हम फिर मिलेंगे। जोजुआ, ये कहते हुए उसने जोजुआ की तरफ देखा जो ऑलरेडी विजान की तरफ घूर रहा था। तभी शिलियन ने कहा, चलो अपने कमरे में चलते हैं। ये कहते हुए उसने अपने मेट का हाथ पकड़ा एंड देन वो सिर्फ उस बड़ी सी लंबी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, विजान को वही हॉल में अकेला छोड़े हुए, जिसके हाथ में अभी भी वो बैग था जिससे वो बस घूर रहा था। तभी पीछे से शियान ने कहा, मास्टर। ये कहते हुए वो बहुत धीमे से बस कंसर्न में अपने मास्टर की तरफ देख रही थी। विजान ने कहा, सब कुछ ठीक है, इस बैग को पकड़ो एंड मैं अपने कॉटेज में जा रहा हूँ। शियान ने कहा, जी मास्टर, क्या मैं आपके साथ? तभी विजान ने कहा, नहीं, मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ, पानी गर्म करने के लिए तुम रखवा दो, मैं कुछ देर में रूम में आ जाऊँगा। शियान ने कहा, जी मास्टर, ठीक है। विजान ने कहा, ठीक है, मैं पीछे बैकयार्ड में जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपने कॉटेज की तरफ बढ़ गया था एंड उसके पीछे पीछे उसकी 2 हाउस हेल्प्स भी चल रही थी। अब लगभग आधे घंटे के बाद विजान अपने कॉटेज के उस खाली से गार्डन में बैठा हुआ था।
बिल्कुल शांत। उसके अगल बगल बहुत सारे छोटे छोटे बनीज थे जो बस घूम रहे थे उसके पाँव के अगल बगल। पर विजान की आंखें जैसे कहीं दूर टिकी हुई थी, दूर। उसके दिमाग में सिर्फ वो सब कुछ चल रहा था जो आज पूरे दिन में हुआ। वो नफरत भरी निगाहें, जैसे विजान अब बहुत ऊपर आ चुका है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कहीं ना कहीं शीलियन, वो हमेशा उसे बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि शीलियन को किस तरीके से टैकल करना चाहिए। अब एक और डिमांड, उस पार्टी में जाने की। विजान जानता है कि वो उस पार्टी में अगर गया तो उससे भी ज़्यादा हर्टफुल केस उसे देखनी पड़ेंगी। लोगों का वो गलत व्यवहार उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड एक बार फिर से वो यू फैमिली से टकराएगा। एंड मैडम यू, वो भी तो कम नहीं है ना, वो भी तो विजान को ही ब्लेम करती हैं। खैर, विजान जानता है कि उससे चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। बट ये बात अलग है कि उस हादसे के बाद ये पहली बार है जब विजान इतने बड़े पब्लिक अपीयरेंस में शामिल होने जाएगा। और शायद वो उसके लिए तैयार है और तैयार नहीं भी। पर खैर, फ़र्क ही क्या पड़ता है, क्योंकि कोई उससे उसकी इच्छा तो पूछेगा नहीं। विजान सिर्फ थक हार कर अपने कमरे में वापस लौट आया था। उसके बेड पर वो अभी भी बड़ा सा बैग रखा हुआ था जो शीलियन ने उसे दिया था। विजान वहाँ जाता है एंड उस बैग में से उस बड़ी सी ड्रेस को बाहर निकालता है एंड उस ड्रेस को बस देखने लगता है। इस बार काले की जगह सफ़ेद रंग था। यही तो रंग तो है शुजात की पहचान है, काला और सफ़ेद। जब किसी बड़े ओकेशन पे जाना होता है तो सफ़ेद रंग प्रेफर किया जाता है। जब वो नॉर्मल डेज में घर रहता है तो ब्लैक रंग। ये दोनों ही रंग मॉर्निंग के रंग है। खैर, विजान ने उस ड्रेस को देखा जो ऑफ कोर्स बहुत ब्यूटीफुल थी एंड एक्सपेंसिव भी लग रही थी। उसमें डायमंड्स लगे हुए थे जो उसके ब्रॉच एरियाज पे थे एंड देन उसके नीचे लोअर लाइंस पर थे एंड देन उसकी कॉलर्स पर लगे हुए थे। विजान सिर्फ उस डिटेलिंग्स को देख रहा था। इतना एक्सपेंसिव एंड इतना ब्यूटीफुल आउटफिट देखने के बाद भी विजान की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने सिर्फ उस गाउन को साइड में रख दिया एंड देन वो बस उस बेड पर बैठ जाता है सोललेसली। पर उसकी वो टेल्स अभी भी बंधी हुई थी टाइटली। उसके बाल भी बंधे हुए थे बिल्कुल टाइटली एंड उसके जो कॉलर उसने पहना हुआ था वो भी उतना ही टाइट था उसकी गर्दन पर। अभी भी रिलैक्स, रूम में होकर भी रिलैक्स नहीं लग रहा था। एंड उसके बाद हर रोज़ की तरह वो अपना जर्नल लिखना शुरू करता है, शायद अपने पूरे दिन को। इसकी आदत है। वहीं दूसरी तरफ स्टेट्स के एक बड़े से लेविश क्लब के अंदर, जहां हर तरफ नियॉन लाइट जगमगा रही थी, जोर शोर से म्यूजिक बज रहा था। सभी अल्फाज ओमेगाज एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे जिनकी बॉडी स्टैंगर्ड थी। सब लोग पसीने से तरबतर थे एंड शराब का नशा सबके सर पर छाया हुआ था। आधे थोड़े से होश में थे एंड आधे पूरी तरीके से मदहोश थे उस पॉप म्यूजिक के अंदर एंड उस शराब के नशे के अंदर। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लैन ईबो के हाथ में वो बोतल थी एंड उस बोतल को हिलाते हुए वो भी झूम रहा था। वो भी मदहोश था, है कहो पूरी तरीके से नशे में चूर था। लैन ईबो ने बोतल को उठाते हुए कहा, ये आखिरी पार्टी है हमारी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं वापस फिर से आऊँगा। एंड क्या आप लोग मेरा वेट करेंगे? ये कहते उसने बाकी सबकी तरफ देखा एंड सबने चिल्लाकर कहा, जरूर, तुम्हारे बिना तो वैसे भी कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। मैन, तुम क्यों जा रहे हो? ठीक है, तो एक बहुत ग्लैमरस सी ओमेगा बस लैन ईबो के अगल बगल जैसे घूम रही थी। लैन ईबो ने उस ओमेगा के वेस्ट में हाथ डाला एंड उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, हाँ स्वीट हार्ट, इतना ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। आई मीन ओल्ड चाइना अगर तुम्हें देखना हो तो, तुम्हें देखना हो गाँव कैसा दिखता है तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। बोलो, जाना चाहती हूँ मेरे साथ? तो बस ओमेगा ने तुरंत लैन ईबो को दूर धकेलते हुए कहा, यू, मुझे नहीं जाना किसी कहाँ हुआ हूँ मैं। एंड मैंने तो सुना है वहाँ चाइना में लोग बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, वो हम ओमेगास को बहुत अलग से ट्रीट करते हैं। एंड मैं अपनी फ्रीडम के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे किसी एक अल्फा के साथ बंदा नहीं है। हाँ, तुम ही जाओ अपने उस गाँव में। वैसे भी स्वीटर तुम तो लौट ही आओगे ना, तो तब तक तुम्हारे छोड़कर मैं किसी और के साथ काम चला लूँगी, तो डोंट वरी। ये कहते हुए सिर्फ अपना ड्रिंक पीते हुए मुस्कुरा रही थी एंड उसे ऐसे देखकर लैन ईबो सिर्फ अपनी आंखों को रोल कर लेता है एंड उसने मुस्कुराते हुए कहा, आह ओमेगास, तुम कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, इसीलिए मुझे ओमेगास बिल्कुल पसंद नहीं है। आई हेट यू। ये कहते हुए वो सिर्फ उस ओमेगा को देखता है। उस ओमेगा ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाय, तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। ऐसे नहीं लैन ईबो, ऐसे कैसे तुम कह सकते हो कि तुम हमें हेट करते हो, और ना तुम्हें देखकर तो। ये कहते हुए वो सिर्फ कनिंगली मुस्कुरा रही थी। लैन ईबो ने उस ओमेगा के पास जाते हुए कहा, लैन ईबो सिर्फ तुम जैसों को इस्तेमाल करता है, एंटरटेनमेंट के लिए, फन के लिए, इस पार्टी में लगे हुए एक ऑर्नामेंट के लिए, डेकोरेशन के लिए। तो बस ओमेगा ने अपने हाथों को लैन ईबो के गले में डालते हुए कहा, तो अपने बेड पर ले जाने के लिए भी इस्तेमाल करो। हम ओमेगास
बेड को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। ये कहते हुए वो सिर्फ सिडक्टिवली मुस्कुराते हुए लैन ईबो की तरफ देख रही थी एंड लैन ईबो के चेहरे के ऊपर भी एक सिडक्टिव सी कनिंग मुस्कुराहट थी। देन उसने धीमे से उस ओमेगा की तरफ लीन होते हुए कहा जैसे कि वो उसे किस ही करने वाला हो। एंड ये देखकर वो ओमेगा सिर्फ मुस्कुरा रही थी एंड उसकी आंखों में चमक नजर आ रही थी। पर अगले ही सेकंड लैन ईबो ने अपने लिप्स को बस उस ओमेगा के कानों के पास ले जाते हुए कहा, ड्रीम ऑफ, क्योंकि तुम ये सिर्फ ख्वाब देख सकती हो। लैन ईबो के बिस्तर में जाने का हक तुम जैसों को बिल्कुल नहीं है। ये कहते के साथ ही उसने उस ओमेगा को बस पुश कर दिया था एंड अगले ही सेकंड वो बस मुस्कुराता हुआ किंग की तरह अपनी बॉटल को हिलाता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया था। एंड उसका ये जेस्चर देखकर सब लोग सिर्फ उस पुअर ओमेगा की तरफ देख रहे थे एक सिंपैथेटिक लुक में, क्योंकि लैन ईबो का यही काम है, दिल तोड़ना, सबका दिल तोड़ना। वो सबकी बाहों में हो सकता है पर कोई उसकी बाहों में आए, शायद अभी तक ऐसा कोई बना नहीं है। वो सबके साथ खेलता है पर कोई उसके साथ खेले, इतना हक लैन ईबो ने किसी को नहीं दे रखा। फाइनली वो क्लब से बाहर आ गया था। क्लब के बाहर ही उसका बॉडीगार्ड या उसका कम फ्रेंड उसका इंतजार कर रहा था। शुयांग ने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो। तुम इतना ज़्यादा कैसे पी सकते हो जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी फ्लाइट है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खासकर तुम्हारी माँ। तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज़ है? ठीक है, तो वो लैन ईबो को संभालने की कोशिश कर रहा था। लैन ईबो ने अपने हाथों को बस शुयांग की गर्दन में डालते हुए कहा, शुयांग तुम ज़्यादा सोचते हो। एंड वैसे भी माँ कुछ नहीं कहेंगी, उन्हें तो बस सिर्फ इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि मैं एक पीस में उनके साथ जा रहा हूँ। उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो चलो चलते हैं, इससे पहले कि मेरी माँ जिंदा मुझे और तुम्हें खा जाए। चलो चलते हैं। ये कहते हुए लैन ईबो सिर्फ मुस्कुराता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया था एंड अगले ही सेकंड शुयांग ने दरवाज़ा खोला एंड संभाल कर इस लिटिल मास्टर को उस कार में रखा, क्योंकि सही कहा, एक पीस में लैन ईबो को उसकी माँ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शुयांग की ही तो है। अब लगभग 45 मिनट के बाद एक बड़े से आलीशान जेट के सामने एक एल्डर ओमेगा खड़ी हुई थी अपने हाथों को बांधकर। उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था एंड उसकी आंखें बहुत शार्प थी। वो कहने को तो एक ओमेगा थी लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत रफ एंड टफ थी, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन की तरह। एंड वो बस सिर्फ लैन ईबो की उस बदहाल हालत को देख रही थी जो बेहोशी की हालत में शुयांग के कंधे पर झूलता हुआ आ रहा था। उस लेडी ने कहा, ये फिर से ड्रंक है? शुयांग ने कहा, चिंता मत कीजिए मास्टर, मैं बहुत जल्द ये बहुत जल्द होश में आ जाएगा। लगता सफ़र के आखिरी तक तो होश में। उस लेडी ने कहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसे जेट में लेकर चलो मेरे साथ, टाइम हो रहा है हमारा टेक ऑफ करने का, कम ऑन फास्ट। ये कहते के साथ ही वो सिर्फ एक आखिरी लुक लैन ईबो को देखकर उस जेट की तरफ बढ़ गई थी एंड शुयांग भी सिर्फ हल्के से अपने सर को हिलाता है एंड लैन ईबो को बस धकेलता हुआ वो भी उस जेट के अंदर ले आया था। एट लास्ट उसे बेड पर टक करने के बाद उसने अपने मास्टर की तरफ देख कर कहा, मास्टर क्या आपको लगता है कि लैन ईबो वहाँ पर खुद को सेटल कर पाएगा? अगर उसे पता चला कि वो हमेशा के लिए वहाँ जा रहा है तो? उस लेडी ने कहा, उसे पता चला या ना चला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिसाइड हो चुका है, उसे वहाँ रहना ही होगा एंड दैट्स इट, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी फैशन मैगजीन को पलट रही थी। उसका इस तरीके का जेस्चर देखकर शुयांग सिर्फ अपनी आंखों को झुका लेता है। लैन ईबो की तरफ देखने लगता है जो इस बात से पूरी तरीके से बेखबर है कि वो परमानेंटली चाइना के लिए जा रहा है एंड वो वापस स्टेट्स लौट कर इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला। एंड इसी सवाल को सोचते हुए फाइनली वो जेट चाइना के लिए रवाना हो चुका था, अपनी उड़ान भर चुका था एक नए सफ़र के लिए, जिस सफ़र में दो लोगों की राहें एक दूसरे के साथ टकराने वाली हैं। एक तो वो शख्स जो उस अंधेरे कमरे में, मायूस कमरे में सिर्फ अकेले में बैठा हुआ है एंड वही दूसरी तरफ वो शख्स जो उस बेड पर अपनी दुनिया में जैसे खोया हुआ है, नशे में चूर। सो हे एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा इंट्रो पार्ट पसंद आया होगा एंड स्टोरी के प्लॉट लाइन भी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। आप अपनी क्वेरी को, अपने सजेशन को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टोरी की प्लॉट लाइन आपको कैसी लग रही है ये भी डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। ये एक पीरियड ड्रामे की तरह है जिसका ये ओल्ड और मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। डेफिनेटली मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, लैन ईबो एक बहुत मॉडर्न पर्सन है एंड विजान बहुत ज़्यादा ओल्ड फैशनेबल है, क्योंकि उसे पता नहीं है ना, वो एक ओल्ड स्कूल में ही पला बड़ा है एंड उसकी अपब्रिंगिंग ही कुछ ऐसी है कि वो इस मॉडर्न पर्सन को झेल पाएगा या नहीं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो देखते हैं विजान एंड लैन ईबो की ज़िंदगी कैसे होती है। बाकी आप मुझे बताइए कि आपको इन दोनों नामों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? धीरे धीरे कहकर हम लोग यूज टू हो जाएंगे। फिर भी आप लोग अगर कुछ कहना चाहें तो मैं आप लोगों के कमेंट्स को ज़रूर ध्यान से पढ़ूंगी एंड नेक्स्ट पार्ट उसी पर बेस होगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं नेक्स्ट पार्ट तभी शेयर करूंगी जब वीडियो पर 1 के लाइक आ जाएंगे एंड अब से मैं ऐसा ही किया करूंगी, जैसे ही मेरी वीडियो 1 के लाइक को कम्प्लीटली कवर करेगी मैं नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया करूँगी। तो अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। जितना जल्दी आप लोग वीडियो के ऊपर 1 के करेंगे उतनी ही जल्दी वीडियो आप लोगों के पास आ जाया करेगा, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो अगर पसंद आया हो, स्टोरी पसंद आई हो, चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने प्यार को दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो, एंड वांगशन लवर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, प्लीज़ फीबल लेवल को भी विजिट कर लीजिएगा। उस चैनल पर मुझे आपके सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो प्लीज़ 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 फीबल लेवल को एक बार विजिट कीजिएगा एंड उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे इस मंथ के ख़त्म होने तक उस पर 1K सब्सक्राइबर चाहिए। अदरवाइज़ मेरी जितनी भी मेहनत है वो सब कुछ ख़राब हो जाएगी। तो प्लीज़ अगर हो सके तो उस पर भी 1K सब्सक्राइबर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी बाय बाय।